बाजार के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट और ये एक ऐसा माहौल लग रहा है कि कोई ना गिरावट का बटन कोई होता होगा उसे दबाकर भूल गया। कंपनियों के अंदर प्रॉब्लम आएगी, उनके मालिकों के अंदर प्रॉब्लम आएगी जिनकी कंपनी अच्छा वर्क कर रही है और उसके बावजूद भी शेयर प्राइस गिर रहा है। साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए। का माहौल तो खराब है ही और हमारे रुपये का माहौल और खराब हो गया। डॉलर आज अपने उच्चतम स्तर 86 रुपये 47 पैसे पे पहुंच गया। जिसके पास शेयर बाजार के अंदर समय नहीं रहेगा ना, वो हारता ही रहेगा इससे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर हमारा पोर्टफोलियो 25 लाख का है और 5 लाख की कंपनी बर्बाद हो गई गिरावट में, तो फिर ये इतने बड़े बड़े लोग क्यों उस टेंशन के माहौल में भी अपनी स्थिति को अच्छा कर रहे हैं। इस माइंड से आप बाजार को देखना है, ना कि रेड हो रहा है मेरा, पर मुझे फिर भी इससे टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर वो वजूद है कौन टॉप पर है। इससे ये एक चीज़ आकेंगे कि जो ये गिरावटें हो रही हैं उसके बावजूद भी जो कंपनियां अपने को अच्छा बेहतर करने की स्थितियों के साथ हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर एड़ा की, बात करेंगे अडानी विल्मर की गिरावट की, बात करेंगे कि ये जो 2024 बीत गया है जिसके अंदर काफ़ी तेज़ी भी रही है और काफ़ी बड़े बड़े निवेशकों ने हमें समझाया भी है। और उस दौरान जो बड़े बड़े अरबपति हमारे देश के अंदर हैं, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप है ना, बिरला ग्रुप, इस तरीके के जो हैं, इन्होंने क्या अधिग्रहण करने में अपनी स्थितियां रखी उस पर विचार रखेंगे कौन टॉप पर है। इससे ये एक चीज़ आकेंगे कि जो ये गिरावटें हो रही हैं उसके बावजूद भी जो कंपनियां अपने को अच्छा बेहतर करने की स्थितियों के साथ है पर उनके शेयर गिर रहे हैं, तो फिर वो इतनी माथापच्ची कर क्यों रहे हैं कि किसी भी कंपनी का अधिग्रहण कर रहे हैं, अपने को अच्छा करने के लिए वर्क कर रहे हैं। कि जब भैया शेयर प्राइस से ही हम आंकन लगा लेते हैं कि कंपनी बर्बाद हो गई गिरावट में, तो फिर ये इतने बड़े बड़े लोग क्यों उस टेंशन के माहौल में भी अपनी स्थिति को अच्छा कर रहे हैं। इस माइंड से आप बाजार को देखना है, ना कि किसी के कैंडल चार्ट के अनुसार। ठीक है, तो उस पर बातचीत करेंगे। आज सुजलॉन एनर्जी को 2030 की रणनीतियाँ और उसके ऑर्डर बुक के अनुसार उसको जांचेंगे कि उसकी जो ऑर्डर बुक है बढ़ रही है, क्या उसे ऑर्डर बुक मिल रही थी, किस वजह से वो ऊपर था और कब वो अपनी स्थितियों को और बेहतर करने की स्थितियों के साथ आएगा। तो उन रणनीतियों के अनुसार आज हम वर्क करेंगे और बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर के बारे में। काफ़ी सारी शेयरों के ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे, पर मेरी जितनी भी वीडियो होती है भैया साइकोलॉजी बेस वजूद के साथ होती है। आज इस चीज़ को आप समझकर चलना। आपको लोहरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसके ऊपर एक व्लॉग भी डालूंगा और दिखाऊंगा कि हमारे घर के माहौल किस तरीके से है कि हम जो काफ़ी सालों से ये लोहरी का त्यौहार मनाते हैं और वो अच्छी तरीके से मनाते हैं। उसके अंदर आज मैं आपको एक व्लॉग के अनुसार भी दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे दूसरे चैनल डीप सर 6 में भी। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बाजार के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट और ये एक ऐसा माहौल लग रहा है कि कोई ना गिरावट का बटन कोई होता होगा उसे दबाकर भूल गया और वो घूमने चला गया। इस तरीके से लगातार बाजार गिर रहा है और आज तो हद कर रखी है भैया बाजार ने। इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो रेड हो रहा है मेरा, पर मुझे फिर भी इससे टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर वो वजूद हैं जो यहाँ के अरबपति वो वर्क कर रहे हैं, यहाँ की अच्छी अच्छी कंपनियाँ वो वर्क कर रही हैं। अगर हमारा लाखों का पोर्टफोलियो तबाह होगा तो फिर हम ये समझेंगे कि वो सारी कंपनी बर्बाद हो गई। हमारे से ज़्यादा उन कंपनियों के अंदर प्रॉब्लम आएगी, उनके मालिकों के अंदर प्रॉब्लम आएगी जिनकी कंपनी अच्छा वर्क कर रही है और उसके बावजूद भी शेयर प्राइस गिर रहा है। साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए। हम यहाँ पर हार रहे हैं किस चीज़ से? समय से हार रहे हैं हम। समय हमारे पास नहीं है और बात याद रखना, जिसके पास शेयर बाजार के अंदर समय नहीं रहेगा ना, वो हारता ही रहेगा इससे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर हमारा पोर्टफोलियो 25 लाख का है और 5 लाख का लॉस है, तो वो लॉस तो तभी होगा जब उसको हमने बेच दिया। और अगर 5 लाख का प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट तब होगा जब उसे हम बेचकर लेंगे।
तो दोनों अवधि को, चीज़ों को समझो। आपका इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से है, अपने को बर्बाद करने के हिसाब से है या आगे की फ्यूचर को अच्छे करने के हिसाब से? पहले माइंड में तो ये लाओ। ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर की जो भी रणनीतियां उछाल गिरावट की होती हैं और वहाँ पर हम कंपनी को अच्छा और बुरा समझ लेते हैं प्राइस को देखकर, ये हमारे समय वाली स्थितियां, हमारे पास समय नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक कि हमारे पास समय नहीं रहेगा हम कुछ भी नहीं बाजार से हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इसी गिरावट के अंदर शांत बैठना पड़ता है भैया, मैं आपको बता दूं। क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने, याद रखना, मैं आपको कई बार ये बता के गया था कि जब विजय केडिया साहब ने ये बोला था कि बाजार के अंदर भगदड़ का मोल है, भगदड़ का मोल है, वो ये करेंगे वो करेंगे, मैंने आपको बताया था। मैंने कहा ये तब नहीं होगा। बात बताओ मुझे, मैंने कहा था ना कि ये जब विजय केडिया साहब ने हमें समझाया है ना लगातार 4-5 दिन, मैंने कहा ये तब नहीं होगा, ये तब होगा जब हम ये चीज़ भूल जाएंगे। और हम वो भूले, आज हमें वो याद आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इतना परफेक्ट करो कि आप स्थितियों को भाप सकते हैं। बहुत वैल्यूबल चीज़ें मैं आपको बता कर पहले चलाऊं और अब भी चलाऊं। कोई भी खरीदने बेचने की सलाह के साथ नहीं वर्क करता मैं वर्क करता हूं साइकोलॉजी के हिसाब से। तो चीज़ों को जिस दिन हम समझते गए, आपके भी चेहरे गिरावट में मुस्कुराहट की तरफ रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास किसी अच्छे ग्रुप का शेयर है और वो शेयर गिर रहा है तो क्या वो काम की वजह से गिर रहा है। बस ये साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी आनी चाहिए। और जब तक कि आपको ये साइकोलॉजी डेवलप करने नहीं आएगी बाजार के अंदर स्थितियों को, आप कभी भी नहीं समझ सकते। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, वो स्थिति आप समझिए। बाजार का मोल तो खराब है ही, और हमारे रुपये का मोल और खराब हो गया। डॉलर आज अपने उच्चतम स्तर 86 रुपये 47 पैसे पे पहुंच गया है। जब डॉलर बढ़ता जाए और रुपया कमजोर होता जाए, यानी कि आसमान छू रहा हो, रुपया गिर रहा हो, यानी कि रुपये के मुकाबले डॉलर बढ़ रहा हो, तो स्थितियां वहां भी कमजोर हो जाती है। ये भी आप समझ कर चलना है, क्योंकि हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। 80 रुपये 47 पैसे तक $1 के मुकाबले पहुंच गया रुपया। ये बड़ी दुखद चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। भापो चीजों को। तो जब हम अपनी स्थितियों को हर एक पहलू के साथ आगे बढ़ाते जाएंगे, बड़े बड़े विश्लेषकों की बातों को समझेंगे, उसके अध्ययन को समझेंगे, तब हम बहुत आगे तक जाएंगे। क्योंकि काफ़ी कंपनियों के अंदर जो अच्छी कंपनियां हैं, उसके वजूद के साथ अगर किसी भी कंपनी ने किसी के टारगेट दिए हैं तो वो आज और कल के लिए नहीं दिए हैं। और जब उन्होंने किसी भी कंपनी के अंदर उसके काम को भापा तो उनको पता है ना कि देश के लिए वर्क कर रही है कंपनी। प्राइस भले गिर रहा हो पर देश के लिए वर्क कर रही है, अपनी क्षमता को बढ़ा रही है, तो यकीनन वो फ्यूचर में अच्छी है। इस वजूद से आपके पास शेयर होने चाहिए, ना कि किसी के कैंडल चार्ट में देखकर आप शेयरों को खरीद रहे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के खुद के मालिक हो सकते हो, दूसरा आपके पोर्टफोलियो का मालिक कभी ना बने, इस बात को आज ध्यान रखना। तो डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, और बड़े बड़े विश्लेषक हमें समझा कर चलें, समय हमारे पास है नहीं। कोई आज गिरावट का बटन दबाकर भूल ही गया। अच्छा, कहाँ पर उन्होंने खरीद रखा होगा कि हर तरफ वो बेचे ही जा रहे हैं, बेचे ही जा रहे हैं। वो 2024 से खरीद रहे थे भैया, बेच अब रहे हैं वो। हम भी सोचते हैं ना गिरावट ही हो रही है भाई, वो फिर खरीद लेंगे, वो फिर ऊपर जाएगा, फिर ये तो एक सर्कल है। जितने भी शेयर आज गिर रहे हैं, इन्हीं में से कुछ मल्टी बैगर शेयर बनेंगे, पर उसमें भी गिरावट है आज ये माइंड में लगा लो। कौन वो किससे फ्यूचर में सुनाने के लिए तैयार है कि भैया मैंने ये गिरावट इसके ऊपर देखी थी, पर ये शेयर आज वहां पर है। पर यकीन कीजिए उस वक्त आपके पास शेयर होने चाहिए। ये नहीं कि शेयर है नहीं, फिर आपको जी मैंने तो गिरावट में बेच दिया था। तो बाजार में खुद को बचाकर आपको वर्क करना पड़ेगा, और समय अगर आपके पास नहीं है तो उससे हम हार रहे हैं, और उसी की वजह है कि आज गिरावट में हम टेंशन ले रहे हैं। तो आज गिरावट के ऊपर ये स्थिति हमने आपको बताई है। पिछले साल 2024 में अधिग्रहण और विलय कंपनियों को करने के लिए सबसे आगे कौन बढ़ा है पता आपको? गौतम अडानी ग्रुप। उन्होंने मुकेश अंबानी को भी 2024 में पछाड़ दिया है, क्योंकि रिलायंस कंपनियों ने जितना भी अधिग्रहण किया है उससे ज़्यादा तो गौतम अडानी ने 2024 में विलय और अधिग्रहण से आगे बढ़े हैं। यानी कि हर एक परिस्थितियों में जब जब अडानी ग्रुप के ऊपर इतनी प्रॉब्लम आती गई, उसके बावजूद भी अडानी ग्रुप सबसे ज़्यादा विलय और अधिग्रहण के लिए आगे बढ़ा है। सोचो, क्या टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, याद रखना, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप,
इन तीनों के अंदर स्थितियां मैं आपको समझा रहा हूं। और दूसरा गौतम अडानी, तो पूरा 2024-2023 संकट के घेरों में कौन रहा है? गौतम अडानी जी रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने विलय और अधिग्रहण ज़्यादा किया है। क्या आज के शेयर प्राइस उनके हिसाब से गिर रहे हैं और वो उस स्थितियों के साथ पहले इतने अधिग्रहण करके बैठे हैं? और उन्होंने जो अधिग्रहण 2024 में और विलय किया है वो करीब 6.32 अरब डॉलर तक का उन्होंने विलय और अधिग्रहण किया है। जो मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप का था करीब 3.14 अरब डॉलर किया उन्होंने भी है। और टाटा ग्रुप की अगर मैं आपको बात बताऊं तो टाटा ग्रुप ने 2024 में सौदे जो किए हैं वो 1.7 अरब डॉलर तक के किए हैं। और उधर ही आदित्य बिरला ग्रुप ने 1.6 अरब डॉलर तक के इस तरीके से सौदे किए हैं, जहां पर उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर कुछ भी चीजें अच्छी की हैं 2024 में। तो ये वो अरबपतियां हैं जो अपनी स्थितियों को बड़े बड़े सौदों के अनुसार मजबूत कर रहे हैं। और उसके अंदर गौतम अडानी जी हैं जो सबसे ऊपर हैं। 6.32 अरब डॉलर की उन्होंने इस तरीके से सौदे किए हैं। तो ये गिरावट में एक सहारा दे रही है न्यूज़। देखो ये न्यूज़ कोई बताएगा ही नहीं, ऐसी न्यूज़ कोई आपको समझाएगा ही नहीं, किसी को ये समझ में ही नहीं आएगी न्यूज़ की इतनी गिरावट के बाद भी इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपनी चीज़ों को कहाँ अच्छा किया है। समझो, स्थितियों को समझो। तो आज ये न्यूज़ आपको पट्टी डालनी है क्योंकि गिरावट ज़्यादा है। गिरावट और मुसीबत में ही अडानी ग्रुप ने अपनी स्थितियों को मजबूत किया है ना। तो स्थितियों को समझना आपको जिस दिन आ गए ना उस दिन आप बहुत आगे तक जा सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इजी ट्रिप प्लानर जो एक कंपनी है जिसके अंदर निशांत पट्टी जी जो हैं वो अपनी सारी की सारी हिस्सेदारी बेचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। करीब 28% तक की उनके पास हिस्सेदारी थी, जो उन्होंने पहले 14% तक की हिस्सेदारी को सेल कर दिया था। फिर 14% की हिस्सेदारी वाली न्यूज़ आई थी और उसको भी वो सेल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और उसके अंदर से वो सिर्फ 1.4% ही अपनी हिस्सेदारी को बेच पाए थे। तो अभी भी उनके पास जो हिस्सेदारी है करीब करीब 12% की हिस्सेदारी बैठती है। अब उनसे सवाल किए गए निशांत पट्टी से, क्योंकि उन्होंने सीईओ पद से भी इस्तीफा दे दिया था। आपको एक चीज़ पता है, तो इजी ट्रिप प्लानर की वहीं पर गाड़ी थोड़ी प्रॉब्लम में आ रही थी क्योंकि उसके एक प्रमोटर ने जो निशांत पट्टी है वो अपनी सारी होल्डिंग बेचने की स्थितियों के साथ थे, पर उनकी लास्ट में 1.4% ही बिकी। पर वो अब बिल्कुल भी बेचना नहीं चाह रहे हैं। न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ। 2 और प्रमोटर जो इसके अंदर हैं, इस तरीके से जो भी हिस्सेदारी इनकी बैठती है वो 50% की हिस्सेदारी अभी भी प्रमोटर की बैठती है। निशांत पट्टी जी अब कह रहे हैं कि भैया वो अब कुछ भी नहीं बेच रहे हैं, बल्कि अब वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए अपनी स्थितियों को, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए ये निशांत पट्टी जी बातें बता रहे हैं। तो ये एक इसके अंदर वो चीज़ें आ गई जो अभी तक के इसके अंदर से सारी हिस्सेदारी बेच रहा था। अब वो ही अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर जो ध्यान केंद्रित करेंगे उसका जिम्मा निशांत पट्टी जी उठाएंगे। चीज़ों को समझो। और दूसरे जो प्रमोटर हैं वो भारत के परिचालन के अंदर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब निशांत पट्टी अपनी और होल्डिंग नहीं बेच रहे हैं और अदर जो भी प्रमोटर हैं वो भी अपनी होल्डिंग नहीं बेचेंगे। है पॉजिटिव संकेत, पर अंतर्राष्ट्रीय विस्तार करना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, उसके लिए कई चीज़ें आगे के लिए करेंगे। अब देश के अंदर भैया एआई के टूल से भी अपने विस्तार करना, अपने एडवर्टाइजमेंट करना या अलग अलग स्थितियों को बढ़ाना, या फिर सौर ऊर्जा के साथ अपने परिचालन को अधिक से अधिक बढ़ाना, बहुत सारी इनकी मैनेजमेंट है जो निशांत पट्टी जी ने बताया है। तो ये आप समझिए कि अब उनकी जो बाकी होल्डिंग है वो नहीं बेच रहे हैं और अपना अंतर्राष्ट्रीय विस्तार करने की स्थितियों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फिर भी शेयर प्राइस आज भी नीचे है, आप समझ कर चलना। अडानी विल्मर का आज लास्ट OFS चल रहा है और OFS इसका जो आज रिटेलर के लिए खुला है उसके अंदर 275 रुपये का जो इनका फ्लोर प्राइस है, आज शेयर आपको 270 रुपये करीब तक का, 271-70 रुपये करीब तक का लो देखने को मिला। क्या इसका अब तक का ये सबसे बेकार प्रदर्शन आज हुआ है कि जहां इसने अडानी ग्रुप के बाहर निकलने के बाद अपनी स्थिति को इतना ज़्यादा आज कमज़ोर किया? बिल्कुल भैया। अब इसके बाद कहानी क्या है, क्योंकि OFS तो अब इसका ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि आज जो भी अडानी विल्मर गिरा या कल गिरा परसों गिरा, वो अपने OFS के माध्यम से गिरा। तो अपने 275 रुपये के फ्लोर प्राइस से भी शेयर नीचे आ गया है। और अब इसकी आगे की रणनीतियाँ देखी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर यहाँ के DIs हो गए,
रिटेलर हो गए और अन्य जिन्होंने भी अपना ओएफएस के माध्यम से चीज़ों को अच्छा किया है खरीद कर, अब इस कंपनी के वजूदों की अलग कहानी शुरू होगी और वो होगी इसके Q3 को देखकर। यहाँ इसकी वो समाप्ति होने वाली है आज जहाँ पर इसका ओएफएस लास्ट चल रहा है ना। तो अब दूसरे जो प्रमोटर इसके अंदर बनेंगे, अलग अलग स्थितियाँ जिन्होंने भी खरीदी हैं, अब वो इस कंपनी की आगे की भाग दौड़ों को देखेंगे। तो ये चीज़ समझना, आज की गिरावट कोई वैसी गिरावट अडानी विल्मर में नहीं है जो हम इससे संकट की स्थितियों को चीज़ों के साथ समझ लें। ये भी चीज़ आप समझ कर चलना। इरड़ा जहां अपने रिजल्ट को इतना अच्छा देने के बाद गिर गया, वो तो बाजार की चीज़ों के साथ गिरा था। इरड़ा जो देश की एकमात्र कंपनी है जो हरित कंपनियों को, यानी कि जो हरित ऊर्जा के ऊपर वर्क कर रही है, हरित फाइनेंस वाली एक कंपनी, एकमात्र कंपनी है जो इस दृष्टि से भी अच्छी लग रही है कि साल दर साल अपना प्रॉफिट, साल दर साल अपना सेल्स को बढ़ाकर इसने वो चीज़ हमें दर्शाई कि हाँ जो इसके पास इतनी ज़्यादा ऑर्डर बुक है, हाँ उसके कार्यों के अनुसार ही आ रही है। और देश के अंदर जो भी हमारे लक्षित 2030 की चीज़ों के साथ है, वो इरड़ा उसके ऊपर बेखूबी काम करती हुई नज़र आ रही है। इरड़ा का शेयर जहां इसके रिजल्ट के बाद गिरा, पर एक न्यूज के साथ इसका रिजल्ट को भी पछाड़कर इसने QIP जो ला रहे हैं 4500 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल कंपनी ने उसकी मंजूरी दी थी, इसके अंदर की न्यूज जो निकल कर आ रही है हमारे सामने कि अंदर के जो इसके मैनेजमेंट है इसके QIP की तैयारी में लग गए हैं। और इरड़ा ये कह रहा है कि भैया वो हर एक संभव प्रयास अपनी कंपनी के लिए करेंगे, क्योंकि वो अपने निवेशकों को हर संभव सहायता करेंगे, हर संभव उनको निराश करने की कोई भी स्थितियां पैदा नहीं करेंगे। तो वो अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए इरड़ा हर संभव प्रयास करेगा। देश के अंदर अगर आपको लग रहा है कि 500 गीगावाट के लक्ष्य के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आप वो ग्रीन एनर्जी की वैल्यू नहीं समझ सकते। ये आप समझ कर चलना। आज की उछाल गिरावट की स्थिति को दूर रखिए। 4500 करोड़ रुपए का इसका QIP जल्द ही आएगा, पर कंपनी ने अभी समय सीमा हमें बिल्कुल भी नहीं बताई है। ये आप समझ कर चलना। तो इरड़ा की वो कहानी जो रिजल्ट से बेकार और QIP से अच्छी होने की स्थिति के साथ है, जल्दी इसकी QIP की न्यूज हमें पता लगेगी जहां पर ये किस तारीख को ये चीज़ें करते हैं। तो ये भी इसके अंदर एक न्यूज है। देखो सर, अगर आपको लगता है कि ग्रीन एनर्जी फलेगा फूलेगा और जिस तरीके से हर एक कंपनी वर्क कर रही हैं, तो उस स्थिति से आपको वो मंजर समझना चाहिए कि हाँ हमने फ्यूचर देख लिया। तो फ्यूचर पर विश्वास कीजिए, पर आज की स्थितियों के साथ फ्यूचर पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि अगर हमारे आज की स्थितियाँ समझ में नहीं आए। फ्यूचर आज की स्थितियों से ही भाप कर बनता है, ये समझ कर चलना आप, है ना। और इरड़ा के ऊपर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो 75% के इसके अंदर प्रमोटर हैं। देखो सर, इरड़ा की QIP की चीज़ें पिछले साल भी आपको पता था कि 4500 करोड़ रुपए का QIP लाएंगे। हर एक न्यूज के नीचे QIP के बारे में लिखा रहता था। और करीब करीब 7% की हिस्सेदारी इसके अंदर से सरकार अपनी कम कर सकती है, क्योंकि 75% तो इसके अंदर सरकार ही है जो प्रमोटर बनकर बैठी है। अब 7% की हिस्सेदारी इसके अंदर से कम होगी, तो किसी तरीके से ये 4500 करोड़ रुपए जुटाने की चीज़ों के बारे में फिर हमें अवगत कराएंगे। इसलिए इरड़ा की स्थितियों को आप इसके QIP के माध्यम से, और इसके जो रिजल्ट आया ना भैया, उसने काफ़ी चकित किया है, क्योंकि अच्छा खासा रिजल्ट इरड़ा ने हमें देकर दिखाया है। तो 75% में से 7% की हिस्सेदारी सरकार कम करने की स्थिति के साथ देख रही है। अब बात करेंगे, 55 रुपये तक का शेयर आ चुका है सुजलोन एनर्जी का। 75,000 करोड़ की मार्केट कैप इस कंपनी की अभी भी है, ये आप समझना। 86 रुपये करीब का कंपनी का हाई है, और लो कंपनी का करीब 35 रुपये 50 पैसे तक कंपनी का लो है। इसी कंपनी के ऊपर सबकी नजरें हैं, क्योंकि ये तो वैल्यूएबल वो वर्क कर रहा है जिसके लिए देश के 2030 के लक्ष्यों में इसका कुछ ना कुछ योगदान तो रहेगा ही। और वो इस स्थितियों के साथ भी लग रहा है जो इसके पास करीब 5 गीगावाट तक की इसके पास ऑर्डर बुक है, और जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। अच्छी क्षमता के साथ सुजलोन एनर्जी अपनी को बेहतर करता जा रहा है, और इतना ज़्यादा इसके पास जो ऑर्डर बुक है, क्या आपको लगता नहीं कि इस पे वो क्वालिटी है जिसके लिए वर्क करता है, और उसके दौरान इसको अच्छी अच्छी कंपनियों से भी ऑर्डर मिला है।
देखने को एक न्यूज़ मिली थी जहां पर एनटीपीसी से इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, जो पवन टरबाइन का एक भारत का सबसे बड़ा ऑर्डर था, जो 1166 मेगावाट का था। और ये बहुत बड़ा ऑर्डर था 1166 मेगावाट जो एनटीपीसी से मिला था। पर एनटीपीसी की कौन सी कंपनी से मिला था? एनटीपीसी की रिन्यूएबल एनर्जी ब्रांच के द्वारा, जो कौन सी कंपनी? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का वो ऑर्डर है 1166 मेगावाट का, जो सुजलोन एनर्जी को मिला था। वहां से सुजलोन एनर्जी तो मजबूत हो ही रहा है, पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो अपना आईपीओ लाया है, जो उससे पहले वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी वर्क कर रहा था, जहां पर उसने सुजलोन को भी एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर दिया और आगे भी वो ऑर्डर की बौछार करने वाला है, क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी वास्तव में अपनी क्षमता को 2032 तक 60 गीगावाट तक करने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 1166 मेगावाट का अगर ऑर्डर सुजलोन एनर्जी को दिया है तो वाकई काबिले तारीफ सुजलोन एनर्जी है। पर इस स्थिति को भी समझना, क्या वो सरकारी खेमे की तरफ से जो ऑर्डर मिलता हुआ, क्या इसको ये महीने 2, 4, 5 महीने में कर देगा पूरा? ये मैंने उस वक्त भी आपको न्यूज़ बताई थी। ये मैंने कहा था आपको कि भैया ये जो ऑर्डर मिल रहा है मजबूत तो कर रहा है, पर इससे हमें समझना चाहिए ये इसको निष्पादित मतलब पूरा कब करेगा। तो उसमें सालों लगते हैं। दोनों तरफ से देखा जाए तो सुजलोन एनर्जी भी इस ऑर्डर से पैसा मिलेगा करके, और दूसरा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भी इस ऑर्डर के बावजूद अपनी क्षमता को बढ़ाकर जाएगी, है ना। तो पवन पर बहुत बड़ा ऑर्डर इसको मिला था। तो आप एक चीज़ समझे, कुछ छोटी मोटी कंपनी को तो ये ऑर्डर मिल नहीं सकता, ठीक है। दूसरा, अगर हम एक चीज़ और समझें, अक्टूबर 2024 तक इनकी जो ऑर्डर बुक थी 5131 मेगावाट के, जो करीब करीब 5 गीगावाट तक की बैठती है। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सितंबर 2023 में जो इनकी ऑर्डर बुक थी 1613 मेगावाट, और अक्टूबर 2024 में 5131, यानी कि 3.2 गुना इनकी ऑर्डर बुक बढ़ गई सितंबर 2023 के मुकाबले। तो चीज़ों को समझो कि एक साल के अंदर इनकी ऑर्डर बुक 1613 मेगावाट से सीधा 5131 मेगावाट हो गई। तो 3 गुना बढ़ना एक साल के अंदर सुजलोन एनर्जी के लिए काबिल तारीफ है। तो वो भी इसके शेयर को 86 की स्थितियों के साथ हमें देखने को मिला है। तो वो जितनी भी चीज़ें 86 तक ले गई हैं, एक तो इसकी ऑर्डर बुक, दूसरा बड़े बड़े घरानों से जो इसको ऑर्डर मिलता गया और न्यूज आती गई, टारगेट आते गए, शेयर भागता गया। एक्चुअल चीज़ें कब होंगी? एक्चुअल चीज़ें जब होंगी जब उस कार्य के दौरान ये पूरा करेगा और वो पैसा प्राप्त करेगा। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि न्यूज़ के महत्व क्या होते हैं, ठीक है। और बीच में एक न्यूज़ आई थी कि भैया 1 साल बाद 16 रुपये तक जा सकता है और 6 महीने में 86 तक जा सकता है, 57-58 रुपये इसका स्टॉप लॉस और 55 रुपये में शेयर मिल रहा है। तो बीच में हमने ये भी देखने को मिला है। हमें हर एक स्थिति को भापना चाहिए। अच्छा, दूसरा, अगर हम इसकी सेल्स ही देखें, वैसे 75,000 करोड़ रुपये तक का इसका मार्केट कैप है, सेल्स अगर हम देखें तो कंपनी की जो सेल्स है ना भैया, सितंबर 2023 में करीब 1421 करोड़ की थी। 102 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। 1421 करोड़ से सितंबर 2024 में कंपनी 2103 करोड़ की सेल्स की थी। 14 से सीधा 2103 करोड़ की सेल्स साल दर साल बढ़ी है ना, और 201 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो कंपनी सेल और प्रॉफिट के मामले में साल दर साल ग्रोथ कर रही है ना। तो वो स्थिति भी आपको समझ, यानी कि हम उस कंपनी की तरफ देख रहे हैं जो कंपनी के अंदर ऑर्डर बुक अच्छी है, अच्छी कंपनी से ले रखा है और बड़ी कंपनी के वजूद के लिए वर्क कर रही है। आने वाला ज़माना ग्रीन एनर्जी का है, पर यहाँ पर भी हम हार जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। यहाँ पर भी हम हार रहे हैं क्योंकि हमने कई लोगों से टिप्स ले ली है। तो मौके की तलाश करना आपको आना चाहिए। रिजर्व अगर हम कंपनी के पास देखें तो रिजर्व है कंपनी के 1764 करोड़ रुपए का रिजर्व है। उधार देखें तो 277 करोड़ का मात्र उधार है कंपनी में। एक और कंपनी के अंदर है जो प्रमोटर काफ़ी कम है इसके अंदर, है ना, अपनी होल्डिंग को कम करने काफ़ी कम है प्रमोटर। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट, 13.25% इसके अंदर जो है प्रमोटर वो काफ़ी कम है। एफआईज इसके अंदर जो देखने को मिलेंगे 23.72% जो बढ़ रहे हैं। डीआईज कंपनी के अंदर है करीब 2.02% जो कम हो रहे हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर है 54.02% इसके अंदर पब्लिक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका थोड़ा सा कमज़ोर है। रिजर्व कंपनी के पास सही है, उधार बहुत कम है
और सेल्स अच्छी है, फंडामेंटल कंपनी का मजबूत है, पर थोड़ा सा प्रमोटर के हिसाब से, क्योंकि जो कंपनी के प्रमोटर इतने बड़े साम्राज्य को पढ़ा रहे हैं तो कम से कम उनका भी ज़्यादा होना एक वैल्यूबल संकेत होता है हमारे लिए, तो वो समझना है। तो ये आज और कल के शेयर बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्यूचर के शेयर होते हैं जो फ्यूचर के लिए वर्क कर रहे हैं, जो किसी लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं। तो मेरा माध्यम हमेशा समझाने के उद्देश्य से रहेगा, कोई भी शेयर के प्राइस के हिसाब से मैं वर्क कभी नहीं करता, ये आप समझ कर चलना पड़ेगा। तो सुजोन एनर्जी को मैंने आज आपको उसकी ऑर्डर मिलना और उसकी निष्पादन की प्रक्रिया और उसके अलग अलग चीज़ों के अनुसार समझाया है। ईजी ट्रिप बनाना ने निशान पट्टी जी अब कह रहे हैं विस्तार करें, राष्ट्रीय विस्तार के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के हिसाब से वो बता रहे हैं, अब उनकी वो बाकी होल्डिंग वो नहीं बेचेंगे और बाकी प्रमोटर भी, वो संकेत भी आपको समझना। अडानी विल्मर इसलिए आज आपको बेकार दिख रहा होगा क्योंकि ज़्यादा गिर गया, पर देखिए कि उसकी वो एक प्रक्रिया है OFS की, जो उसके 275 के फ्लोर प्राइस से भी नीचे ले आई। वैसे भी बाजार के अंदर सब शेयरों के अंदर गिरावट है, ये भी आप समझ कर चलना। इरड़ा 4500 QIP की न्यूज़ से ही ऊपर की स्थितियों के साथ मिल रहा है, पर देखिए कि अभी उसकी वो डेट नहीं आएगी कब वो चीज़ें लाएंगे। 2024 जो गया उसके अंदर गौतम अडानी जी ने बाजी मारी, सबको पछाड़ दिया और बड़े बड़े सौदे उन्होंने किए हैं। क्या संकेत दिखा रहा है आगे के लिए, वो सारी स्थिति को आपको समझना है। डॉलर 86 रुपये 47 पैसे के ऊपर चला गया, पर इस स्थिति को आपको समझना है, इससे रुपया कमज़ोर है, थोड़ा सा ये भी नेगेटिव का असर बनता जा रहा है। और आज ऐसा लग रहा है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई गिरावट का बटन दबा कर ही भूल गया, जितना बेचना आज ही बेच लेंगे। फिर भी हम हार रहे हैं समय से, आपको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा और मुझे ज़रूर बताना। मेरा एक ब्लॉग चैनल है, अब डीप सर्च ही मैं ब्लॉग बना रहा हूँ उसको, और बीच में थोड़ी थोड़ी वीडियो आपको बना दिया करूँगा, तो कृपया उसे भी प्यार दीजिए। आज उसके अंदर मैं अलग स्थिति आपको दिखाऊँगा। मैं आज सब्जी मंडी गया था, किसी गाँव की सब्जी मंडी में, और अपने किसी दोस्त से मिलने गया था। वो आए, मेरे से 10 मिनट मिले और निकल गए, ठीक है। तो वो भी मैं आज आपको ब्लॉग के द्वारा दिखाऊंगा। और आज का दूसरा ब्लॉग जो होगा लॉरी के ऊपर होगा, तो कल भी मैं उसके लिए आपको सोच रहा हूँ उसको डालने के लिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे बताना। किसी के ऊपर भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।